जय हिंद सभी प्यारे भावी अधिकारियों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। कैसे हो आप सभी? गुरुजी हम मस्त हैं। तो आज जो आपके लिए है वो बहुत ही शानदार जो बात है वो आज रखने वाले हैं अपने। क्या गुरुजी? आरएएस जो भर्ती 2023 है इसको लेकर वास्तव में बहुत ज़्यादा मुद्दा बढ़ रहा है। मुद्दा ये बढ़ रहा है कि गुरुजी इसका जो नोटिफिकेशन है वो कब तक जारी हो जाएगा। सारी बातें करेंगे, सुनना ध्यान से मेरी बात। अच्छा गुरुजी, हम जीरो लेवल से तैयारी कर रहे हैं। जीरो लेवल का मतलब जीरो से ही आरएएस की पहली बार तैयारी कर रहे हैं। तो वो तैयारी शुरू जो है वो किस प्रकार करें? अच्छा, आज की क्लास में अपने किस किस टॉपिक पे बात करेंगे। पहला, किसी अन्य परीक्षा की तैयारी साथ में करें तो ये बात ठीक है या नहीं, पहली बात। दूसरी, सर हम जॉब लगे हुए हैं या कोई पार्ट टाइम जॉब जाते हैं उसके साथ तैयारी कर सकते हैं आरएएस की, वो बात। तीसरी, नोटिफिकेशन के बारे में। इसके बाद मैं आपको एक चीज़ और बता दूं, उसके बाद और क्या बात करेंगे। तैयारी क्यों कर रहे हैं, पता नहीं होगा कि नहीं होगा सिलेक्शन। कुछ लोग तो इतने सालों से तैयारी कर रहे हैं, उनका ही नहीं हुआ तो हमारा कैसे हो जाएगा। ये सारे प्रश्न होते हैं। उत्तर लेखन कला को कैसे सुधारें, सिलेबस और पहले प्री करें या मेंस करें, ये सारी बातें। एक मिनट अपना इसको देखो थोड़ा, ये रहा। मेरा मानना ये है कि आपको सिलेबस वगैरह के बारे में पता होगा। गुरुजी सिलेबस के बारे में कैसे, अभी मैं एक मिनट और बता देता हूँ आपको। सिलेबस के बारे में कैसे कि इसके अंदर अपने 3 फेजेज होते हैं। आपको इस बात की तो जानकारी होगी, यानी 3 चरणों से गुजरना होता है। पहला प्री के बाद होगा मेंस और मेंस के बाद होगा इंटरव्यू। प्री का एक पेपर ही होता है, पहले 2 होते थे, 2000 लगभग 10 से पहले की बात करें तो 2 होते थे। और मेंस के 4 पेपर होते हैं। इसमें एक सब्जेक्ट का होता था पहले इसके अंदर, अब वो बंद कर दिया। फिर एक इंटरव्यू, 200 नंबर का पेपर होगा ये, 800 नंबर का पेपर ये होगा और 100 नंबर का इंटरव्यू होगा। मेरिट जो तय करेगा वो ये नहीं करेगा, ये सिर्फ क्वालिफाई है, इसमें अपने को सिर्फ पास होना है। मेरिट ये और ये तय करेगा। अच्छा गुरुजी, अगर हम टॉप मारना चाहें तो इन दोनों के आधार पे ज़्यादा फोकस कहाँ रखें, ज़्यादा इस पे रखो, मेंस पे, ठीक है। तो ये तो इतने फेसेस से हमें गुजरना होगा। गुरुजी ये बात हमें समझ में आ गई, थोड़ा एक बार और देख लेना। देखो आज जो मैं बात करूँगा, जो मैंने विषय लिए हैं वही लिए हैं। अब एक अपने की कौन सी किताब पढ़ें। देखो किताब की अगर बात करें तो जो आरएएस टॉपर है, उन आरएएस टॉपर ने रिक्वायरमेंट की है, जैसे स्टैंडर्ड बुक होगी, जैसे अपने बात करें इतिहास के लिए प्राचीन के लिए किरण होगी और आधुनिक के लिए अपने स्पेक्ट्रम वाली बुक होगी। तो जो भी आपको जो ये टॉपर्स बताते हैं वो स्टैंडर्ड बुक पढ़नी है। और इसके साथ अगर आप जीरो लेवल से तैयारी कर रहे हो, बिल्कुल जीरो लेवल से शुरू कर रहे हो, यानी आपने कुछ नहीं पढ़ा हुआ, तो आपको साथ साथ NCERT बुक भी निकालनी है। और गुरुजी अगर हम जीरो से करें तो कहाँ से निकालें? 6 से पढ़ना शुरू कर देना, 6ठी क्लास वाली से। अगर आपका बेस अच्छा है तो आप 11वीं और 12वीं की पढ़ लो, बहुत बढ़िया है। अच्छा 11वीं 12वीं की तो आपको बुक्स मतलब जैसे अगर पढ़नी हुई तो जैसे इकोनॉमिक्स की पढ़ लो, ऐसे अदर में जो भी पढ़नी हुई तो वो पढ़ लेंगे। लेकिन 9वीं और 10वीं की इतिहास और कल्चर की ये बुक जरूर पढ़ लेना। 9वीं और 10वीं की इतिहास और कल्चर की बुक, ये तो चलो अलग अलग बातें हैं बाद में। पहले अपने थोड़ा वेटेज देखते हैं कि किसका क्या रहता है वेटेज। स्मार्ट स्टडी ही करनी है, स्मार्ट के बाहर कुछ काम नहीं करना। क्योंकि देखो मैंने ऐसे ऐसे लोग देखे हैं जो बहुत भयंकर धुरंधर है, मतलब कंटेंट बहुत ही ज़्यादा, लेकिन फिर भी ऐसे कि मतलब एग्जाम की क्या रिक्वायरमेंट है। अगर 1 साल के अंदर मतलब पहले अटेम्प्ट के अंदर अगर सिलेक्शन लेना है तो जो आरएएस RPSC जो पूछता है उसके हिसाब से ही हमें जो है वो तैयारी करनी होगी। तो देखो कैसे पूछता है। अगर हम बात करें 2018 के पेपर में तो करंट अफेयर के 33% थे, 2016 में 32 थे, 13 में 31 थे और 20 वाला भी मैं तुम्हें दिखाऊंगा आगे। कहने का मतलब ये है कि करंट जीके का बहुत ज़्यादा वेटेज रहता है। तो गुरुजी करंट जीके अब शुरू से बता रहा हूँ मैं, पढ़ना कैसे शुरू करें। करंट जीके के पढ़ने के 2 तरीके हैं। कितने तरीके हैं? 2। या तो आप न्यूज़पेपर पढ़ो हर रोज़। न्यूज़पेपर अगर पढ़ोगे तो इसमें आपको एक लिखने वगैरह की स्किल भी और थोड़ा सा मैच्योरिटी भी जो है और थोड़ी बातों को एक्सप्लेन करके लिखने का वो तरीका सारा समझ जाओगे। अगर क्या गुरुजी मेरे पास इतना टाइम नहीं है, मैं न्यूज़पेपर नहीं पढ़ सकता, तो आप मंथली मैगजीन पढ़ सकते हो। मंथली मैगजीन में मैं आपको एक मैगजीन का नाम लिख देता हूँ यहाँ, क्रोनोलॉजी। आपने नाम सुना होगा, क्रोनोलॉजी। तो क्रोनोलॉजी जो है वो मैगजीन आप साथ साथ शुरू कर सकते हो, ठीक है। करंट में तो अपने इधर से कवर हो जाएगा सारा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अच्छा उसके बाद अगर हम बात करें एंशिएंट यानी प्राचीन भारतीय इतिहास, इसके 18 में 3% थे, 16 में 1 था और 13 में 6 थे। देखो ये पढ़ना तो पड़ेगा
क्योंकि यहाँ काम नहीं आ रहा, मान लो प्रीलिम्स में इतने परसेंट है तो मेंस में तो आएगा ही आएगा। अच्छा, तो गुरुजी बिल्कुल ये भी पढ़ना ही पड़ेगा। आर्ट एंड कल्चर की हम बात करें तो इसके 9% 18 में थे, 2016 में 10% थे, 2013 में 6% थे, ये भी पढ़ना पड़ेगा। जियोग्राफी की बात, यानी सबसे ज़्यादा जो वेटेज है वो जियोग्राफी का है और पर्यावरण का यानी इन्वायरमेंट का। इन्वायरमेंट से भी अलावा अगर देखें तो किसका है, पहले प्रायोरिटी देते हैं अपने जियोग्राफी को। 18 में 17 थे, 16 में 23% थे और 2013 में 19% थे। तो ये जियोग्राफी का वेटेज तो मतलब सबसे बेहतर है। और मैं आपको एक जानकारी के लिए बात बता दूं मेरे भाई, जो मेरा साथी क्लास देख रहा है, मैंने इसी यूट्यूब चैनल पे जीके बाय अजय सर पे, मैंने इसी यूट्यूब चैनल पे शाम को एक मुहिम चलाई है। शाम 8 बजे से 9 बजे 1 घंटे मैं राजस्थान की जियोग्राफी करवा रहा हूँ। यह RAS प्री एंड मेंस दोनों के लेवल की है। अगर आप इसको अच्छे लेवल से मतलब क्लास से कंटिन्यू देख लेते हो तो मुझे नहीं लगता कि आपको कोई प्रश्न लिखने में दिक्कत होगी। इसके साथ साथ क्या होता है, जैसे मैं कोई क्लास करा देता हूँ पूरी और उसके बाद जो प्रश्न बच जाता है, तो जैसे मान लो मैंने आज पढ़ाया कि भौतिक प्रदेश पढ़ाया, तो मैं नीचे लास्ट में एक क्वेश्चन भी देता हूँ। जैसे मान लो ऐसे प्रश्न दे दिया मैंने, मरुस्थल की विशेषताएं बताइए या शेखावाटी प्रदेश है उसकी विशेषता बताइए। तो ऐसे प्रश्न जो एग्जाम में पूछे ही जाते रहते हैं। इसलिए गुरुजी ये बात हमें अच्छी तरह से समझ में आ गई, बहुत बढ़िया बात है। फिर आगे बढ़ो तो ये देखना, और मैं गारंटी से कहता हूँ, देखो एक बार है ना क्लास 10 मिनट जरूर देखना। किसी चीज़ को मतलब अगर अच्छी ना लगे ना तो मैं कहता हूँ आप कभी ज़िंदगी में वीडियो मत देखना मेरी, ये गारंटी से कहता हूँ, एक बार 10 मिनट जरूर देखना। आगे बात करें इकोनॉमिक्स। इकोनॉमिक्स से 3 थे, फिर 8 थे और 14 थे। ये थोड़ा देख लेना सन को। देखो इसमें ज़्यादा जो वेटेज रहेगा ना वो करंटली रहेगा। करंट का प्रश्न ज़्यादा जो मायने है वो, जैसे इकोनॉमिक सर्वे वगैरह की बात करें तो उसमें से प्रश्न ज़्यादा रहेंगे। और एक टॉपिक आएगा इसमें उद्योग है। कौन सा टॉपिक है? उद्योग है। और जैसे अब प्रथम उद्योगिक नीति है, दूसरी उद्योगिक नीति है, या MSME के बारे में पूछ ले तो वो थोड़ा सा उद्योग टॉपिक अपने जियोग्राफी में ही अच्छा पढ़ लेंगे, इकोनॉमिक के अंदर पढ़ने की जरूरत नहीं है। ठीक है। साइंस की अगर बात करें तो 2018 में 8% थे। अच्छा, तो 2018 में 8 थे, 1 था, और मतलब साइंस का भी ठीक ठाक मामला है। इन्वायरमेंट में यानी पर्यावरण में बात करें तो 10, 8 और 5 का आंकड़ा चलेगा। गुरुजी ठीक है। अब एक चीज़ और दिखाता हूँ मैं आपको। अब बात करें पॉलिटी। सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट 2 नंबर पे है पॉलिटी। पॉलिटी मेंस में भी काम आएगी और प्री में भी। 18, 19 और 23 ये है 2018 की बात, ये है 2016 और इससे पहले हुआ था 2013 में। ऐसे ही है ना, 16, 13 ठीक है बिल्कुल। ये देखो 13, 16, 18। हाँ, तो ये भी बात गुरुजी समझ में आई। मॉडर्न हिस्ट्री यानी आधुनिक भारत का वेटेज अच्छा रहता है 9, 7, 9। मेडावल हिस्ट्री यानी मध्यकालीन और कंप्यूटर, ये थोड़ा आप देख लेना, ये इस प्रकार से वेटेज रहेगा इसका। गुरुजी ये तो समझ में आ गई। 21 वाला पेपर का और वेटेज दिखा देता हूँ मैं आपको। ये रहा 21 वाले पेपर का वेटेज। ठीक है। 21 वाले पेपर की अगर अपने बात करें तो वेटेज में ज़्यादा जो वेटेज रहा था वो राजस्थान पे, मतलब राजस्थान जीके का वेटेज ज़्यादा रहा था। राजस्थान जीके का वेटेज ज़्यादा रहा था। इसके अलावा आप थोड़ा पढ़ लेना, ये जो वेटेज के अंदर है वो क्या क्या ज़्यादा है। 2021 में जो है प्रीलिम्स के पेपर में ये वेटेज जो ज़्यादा है, सबसे ज़्यादा वेटेज है राजस्थान जीके का। ठीक है, ये थोड़ा याद रखना। और दूसरा वेटेज है करंट अफेयर, इंडिया जीके और वर्ल्ड का। तो थोड़ा ये भी पढ़ के चलना। मैं आपके 40 से प्लस पर्सन आए थे समझ रहे हो, मतलब बहुत बढ़िया लेवल आता है। अच्छा, अब मैं तुम्हें एक बात बताऊं मेरे भाई। बात क्या है कि अपने जो है वो ये रहा प्रश्न। पहले इन प्रश्नों पे और बात कर लेते हैं, फिर लास्ट में मैं मेरे प्रश्न लूँगा। तैयारी क्यों करें? देखो RAS की जो तैयारी है वो क्यों करें, पहले तो आपके मन में एक भाव होना चाहिए। ऐसे नहीं है कि आपके पिताजी ने कह दिया, माता श्री ने कह दिया, या किसी ने कह दिया फ्रेंड ने कि भाई RAS की तैयारी कर ले, RAS बहुत अच्छा पद होता है, तहसीलदार बनोगे, या जो भी, मतलब आपको एक मोटिवेशन कर दिया किसी दोस्त ने, और आपने कहा कि मेरे दोस्त ने कहा है तब मैं RAS की तैयारी करूँगा। देखो ये ऐसे जोश और जुनून है ना, ये 7 या 10 दिन तक चलते हैं, उसके बाद फिर आप नीचे आ जाओगे। मैं ये कह रहा हूँ कि बड़ी बात सबसे आपको याद जो रखनी है वो ये रखनी है कि अपने को 365 दिन जो है वो लगातार कैसे चलना है इस भर्ती के साथ। 365 दिन लगातार किस प्रकार से हर दिन प्रतिदिन पढ़ना है 6 से 7 घंटे की स्टडी। तो ये बात साथ लेकर ही चलनी है। तो ये पहले तो मोटिवेशन अपने खुद अंदर से लाओ कि मेरे को RAS करनी है, तभी हो पाएगी। वरना किसी के, जैसे वो एक फिल्म आई थी शादी में ज़रूर आना, उसमें देखा होगा, तो वो किसी के कहने से नहीं करता, वो खुद करता है तैयारी।
तब उसका सिलेक्शन होता है, तो वो चीज़ है। अच्छा वो सॉरी, शादी में ज़रूर आना मूवी है, मूवी के ऊपर मत जाओ। उसमें वो देखते हैं कि वो लड़की उसको छोड़ देती है तो वो कलेक्टर बन जाता है, IAS की तैयारी करता है उसमें, तो वो फिल्मों में तक ही ठीक रहता है। ये चीज़ें 10-15 दिन तक चलती है। रियल लाइफ में आप देख लेना कभी अगर ऐसे सोचा हो तो, एक मन में सोच लो मतलब करना है तो फिर करना ही RAS। अच्छा गुरुजी, फिर RAS के साथ बीच में अदर भर्तियाँ आती हैं, जैसे इसमें लिखा हुआ है, चलो नहीं लिखा है, मैं इस बात को अभी क्लियर कर ही देता हूँ तुम्हारी, कि RAS के साथ अपने तैयारी मतलब अदर वाली करें या ना करें। देखो RAS का सिलेबस जो वो इतना बड़ा है कि अगर आप RAS की तैयारी करते हो तो सारे इसके अंदर आ जाएंगी। जैसे SI सबसे बड़ी भर्ती है, पटवारी, जैसे ग्राम सेवक, EO वगैरह सारी जो भर्तियां हैं वो RAS के अंदर आ जाती है। मतलब कहने का मतलब RAS का सिलेबस इतना है, जब आप RAS की तैयारी कर लोगे ना तो आप जो है इनका ऑटोमेटिक क्लियर कर दोगे। तो मेरा मानना ये, अगर आप SI भी सोच रहे हो ना तो पहले RAS की तैयारी शुरू कर दो। अगर SI की भर्ती आएगी तो आपने पढ़े तो होंगे सब्जेक्ट, तो फिर आप चाहे आराम से पेपर दोगे तो आराम से निकाल दोगे। मैं एक बात और बताता हूँ, RAS प्री का सिलेबस देखना आप, RAS प्री का जो सिलेबस है वो सेम ही सिलेबस SI का है, डिट्टो, एक लाइन भी ऊपर नीचे नहीं है। तो इसकी तो तैयारी हो ही जाएगी। वैसे RAS SI में तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, जो RAS SI वाले विद्यार्थी हैं उनको तो कोई दिक्कत वाली बात है ही नहीं। ठीक है, अब उसके बाद अपने आगे बात करें। देखो जो पहली बार कर रहा है उसको थोड़ा निर्णय लेने में तकलीफ होती है कि मैं RAS का सीधा निर्णय ले लूँ या पहले कोई छोटी कांस्टेबल वगैरह तैयारी करूँ। देखो आप तैयारी कांस्टेबल की कर लो चाहे पटवारी, कोई भी एक बार तैयारी करके देख लेना, मेहनत उतनी ही लगती है। बस ऐसे इसका प्रोसेस 6 महीने का, 6 महीने में ख़त्म हो जाएगा एग्ज़ाम, ये थोड़ा साल तक चल सकता है, बस इतना ही अंतर होता है, ज़्यादा अंतर नहीं। मेहनत उतनी ही करनी पड़ेगी। दिन में 24 घंटे इसके लिए मिलेंगे, 24 घंटे इसके लिए मिलेंगे। अब आपको घंटे कितने निकालने पढ़ाई के लिए वो इसमें भी निकालोगे और यहाँ भी निकालने होंगे, मेन बात ये है। अच्छा गुरुजी ठीक है, अब गुरुजी हम पहली बार तैयारी कर रहे हैं तो उसमें निर्णय क्या लें। देखो अगर आप पहली बार तैयारी कर रहे हो तो मैं तो आपको सजेशन यही करूँगा कि आप RAS का ही निर्णय लें। जब क्या है कि एक कहानी याद आ गई मेरे को इससे, कि अगर हम बड़ा सोचते हैं ना तो छोटे तो ऑटोमेटिक ही जो अपने निर्णय होते हैं वो क्लियर हो ही जाते हैं। कैसे, अब शुरुआत हुई है मतलब आपकी ज़िंदगी की अभी, और अभी से आप ये सोचने लग जाए दोगली बातें, मतलब मैं यार वो तैयारी करूं, मैं वो करूं, अरे लास्ट में देखेंगे जो होगा। मतलब लास्ट में फिर B ऑप्शन देखना है ही। पहला ऑप्शन तो आप किसको रखो, RAS को रखो, क्योंकि अगर RAS की अच्छी तरह से तैयारी कर भी ली, मान लो यहाँ नहीं हुआ तो दूसरी भर्ती में जाने का स्कोप तो है। लेकिन कांस्टेबल से आप RAS में कैसे चले जाओगे, नहीं जा सकोगे, जोर आएगा जाने में, क्योंकि सब्जेक्ट फिर बहुत ज़्यादा हो जाएंगे। अब आप निकले हो फ्रेशर हो, कितने मर्जी सब्जेक्ट पढ़ा दें आपको, सारे पढ़ लोगे तो मेन बात वो है। ठीक है गुरुजी। अच्छा तो पहली बात तो तुम्हारे मन से आनी चाहिए आवाज़ की गुरुजी बिल्कुल हमें RAS की तैयारी करनी है, तभी ये तैयारी हो पाएगी। पता नहीं होगा कि नहीं होगा, इसका मतलब ये है कि कितने सालों से जो लोग तैयारी कर रहे हैं उनका ही नहीं हो रहा, हमारा कैसे हो रहा है। अगर देखो मैं तुम्हें एक छोटे सी उदाहरण देता हूँ कि अभी UPSC का रिजल्ट आया है और आपने नाम सुना दिव्या तंवर का, थोड़ा ज़्यादा ही वायरल मतलब हो रहे हैं ना यूट्यूब पर। तो उसकी जो है ऑल इंडिया 105वीं रैंक है, और जो इसने पहले अटेम्प्ट में जो निकाला था उसमें शायद इसकी 300 पता नहीं 400 कुछ रैंक थी, है ना। तो अब सोच रहे देखो, अगर ये ऐसे सोचती कि यार होगा कि नहीं होगा, दिल्ली में मुखर्जी नगर के अंदर बाबा लोग बैठे हैं 10-10 साल से, उनको इतना खतरनाक जीके पता है कि वो बता देंगे दक्षिण अफ्रीका के अंदर जो जड़ी बूटी पाई जाती है, उस जड़ी बूटी का नाम, उसका रंग, उसमें फूल कितने महीने बाद उगते हैं, इतनी मतलब जानकारी लेकर रखते हैं, उनका ही नहीं हो रहा तो हमारा कैसे हो जाएगा। अगर आप ऐसे सोच लोगे तो आपका कभी ज़िंदगी में नहीं होगा। पहली बात तो इस माइंडसेट से बाहर आना है आपको कि मेरा होगा या नहीं होगा। देखो जो टॉपर है UPSC या RAS जो भी टॉपर रहा है उसके भी एक मन में डर था पहले जब तैयारी शुरू की थी कि मेरा होगा या नहीं होगा, लेकिन उसने तैयारी की और अच्छी तरह से टॉप कर दिया, तो वो चीज़ है। अच्छा गुरुजी इसमें लक की भी आवश्यकता पड़ती है क्या। देखो अपने इस भाग को 4 भागों में बांट लेते हैं, ठीक है। इसके पार्ट को कितने भागों में बांट लेते हैं, 4 भागों में। लक की आवश्यकता 4 नंबर पे मान सकते हैं। पहले देखो आपके पास सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कंटेंट की, दूसरा जो इंपॉर्टेंट है वो कंटेंट का शॉर्ट नोट्स बनाओ आप, तीसरी जो बात है वो आपको उत्तर लेखन यानी प्रैक्टिस जो है वो ज़्यादा होनी चाहिए, और चौथा अपने कह सकते हैं कि आपका लक यहाँ काम कर सकता है। यानी लक को 4 नंबर पर रखेंगे, ऐसे नहीं लक को पहले नंबर पर रखा बाद में इनको। अब जब यही तैयारी नहीं है तो लक बैठ जाओ ऐसे करके दिखा दो पास, नहीं होगा। लक आता है काम जब अपने मान के चलें कि 80% हमारा कंटेंट तैयार है, अब 20% है नहीं तो 20% वहाँ लक काम आएगा, ऐसे कह सकते हैं अपने, है ना। तो ठीक है गुरुजी, तो ये बात दिमाग से निकालो कि कौन कितने सालों से तैयारी कर रहा है। आप देखो कोई कितने सालों से मेहनत कर रहा है, उसका नहीं हो रहा
लेकिन कई बार आपने देखा होगा आपके आस पड़ोस में, देखो 6 महीने की तैयारी में 1 साल की तैयारी में आराम से लग जाता है, तो वो कोई मायने नहीं रखता बात को, है ना। कि हमारा हो सकता है आप आरएएस के लिए बने हो और कोई भर्ती के लिए ना बने हो। कई बार देखो पता नहीं भगवान क्या चाहता है हमसे, तो वो तो हम नहीं कह सकते ना। आपने राजस्थान पुलिस के बहुत पेपर दिए, मैंने ऐसे काफ़ी लोगों को देखा है जिससे राजस्थान पुलिस का पेपर पास नहीं और आरएएस में अच्छी रैंक के साथ पेपर पास किया है। तो वो चीज़ है। कुछ लोगों को तो इतने साल हो गए वो तैयारी कर रहे हैं, उनका ही नहीं हुआ तो हमारा कैसे हो जाएगा। देखो आप उनके साथ कंपेरिजन मतलब नहीं कर सकते। कैसे गुरुजी? ऐसे नहीं कर सकते कि अब वो लोग का पता नहीं पढ़ने का तरीका कैसे होगा, अगर तरीका मतलब पढ़ने का, अब अपने को तरीका कैसे अपनाना है अपने को, वो पता नहीं किस तरीके से तैयारी कर रहे होंगे। तो वो चीज़ है, अपने को स्मार्ट स्टडी के साथ क्या आरपीएससी की रिक्वायरमेंट है उसके साथ तैयारी करनी है और हम पहले अटेम्प्ट के अंदर सिलेक्शन ले लेंगे। अब ऐसे तो आप देखो, मेरे को ऐसे पता है कि मुझे ये लगता है कि इतने खतरनाक ज्ञानी लोग हैं, और जैसे अब मैं आरएएस का बैच चल रहा है उसमें मैं कहता हूँ ना, उनसे कोई प्रश्न पूछें तो ऐसे लगता है कि मुझे उनके साथ प्रश्न पूछना और मेरी बुद्धिमत्ता को नीचे दिखाना उनके आगे, मेरे को ऐसे लगता है। लेकिन जब मैं उनको कोई प्रश्न देता हूँ ना लिखने के लिए कि भाई जैसे मैं आपको पुनर्जागरण के बारे में मैंने प्रश्न दे दिया कि पुनर्जागरण के आलोचनात्मक जो विश्लेषण है उसके बारे में बताओ, उसको मतलब पुनर्जागरण टॉपिक अच्छा पढ़ा हुआ है, और जब वो लिखने में आएंगे तब वो लिख नहीं पाएंगे बेहतर। तो इतना मतलब कितना याद हो, फ़ायदा क्या? मतलब जब लिख ही अच्छा नहीं पाएंगे तो फिर फ़ायदा। इसीलिए तो डजेंट मैटर कि कितने सालों से लोग तैयारी कर रहे हैं, अपने उत्तर जो लिखने की कला है वो अच्छी होनी चाहिए। गुरुजी जो उत्तर लेखन कला है वो किस प्रकार से शुरू करें, यानी अभी तो हमें आता ही नहीं है। देखो अभी तुम कुछ मत करो, कुछ मत का मतलब ये है कि उत्तर लिखना अभी शुरू मत करो, पहले तुम 1 महीना पढ़ो लगभग, अगर आप 0 से तैयारी कर रहे हो तो। फिर क्या है, जैसे मान लो आपने एक टॉपिक पढ़ा, मैं छोटे से उदाहरण ले लेता हूँ, जलवायु टॉपिक पढ़ा, ठीक है। अब मान लो जलवायु टॉपिक पढ़ा, जलवायु के आपने प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन निकाल लिए, जो मतलब वन डे एग्जाम में पूछे जाते हैं ऑब्जेक्टिव प्रश्न, वो निकाल लिए, बिल्कुल निकालिए। अब आप मेंस के प्रश्न कैसे लिखो, तो खुद प्रश्न बनाओ। खुद कैसे बनाओगे? जैसे अब ऐसे काफ़ी पढ़े होंगे आपने, ठीक है। अब मान लो जैसे मैंने आपसे एक प्रश्न पूछा कि बताओ भाई जलवायु को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं, जलवायु को प्रभावित करने वाले कारक। अब आपको ये कारक बताने की बस ये 2 नंबर का प्रश्न है, सिर्फ कारक ही बताने, उसको डिफाइन नहीं करना। डिफाइन भी मतलब आपने टॉपिक पढ़ा तो डिफाइन भी कर ही दोगे। अब कारक बताने के लिए देखो प्रश्न उत्तर लिखने का तरीका सबसे बढ़िया क्या होता है, एक तो विद्यार्थी ऐसे लिख देगा, ये सारे कारक लिख दिएगा। अच्छा कई विद्यार्थी होते हैं, देखो आजकल मेरा मानना ये थोड़ा सा चेंज करके लिखो। अगर कोई बात जैसे 4 कारक लिखते हो तो आप ऐसे डब्बे में लिखो, एक इधर जाने दो कारक, इसमें लिखो कारक, जलवायु को प्रभावित करने कारक, ये 4 कारक इस प्रकार लिखो। आपको लगता है कि गुरुजी थोड़े ज़्यादा हो जाएंगे तो ये इस प्रकार से आप लिख सकते हो, ये ऐसे। अगर मान लो 6 हो जाते हैं तो ये ऐसे 1 2 3 4 5 6 ऐसे। अगर थोड़ा आपको ज़्यादा लगे कि इससे और ज़्यादा होंगे तो फिर आप ऐसे लिख सकते हो। सबसे बड़ी बात ये, ठीक है। अब जैसे मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ, मैं यहाँ लिखता हूँ जलवायु को प्रभावित करने वाले कारक, मैंने यहाँ लिखा धरातलीय स्थिति, मरुस्थल, जल व थल का वितरण, पर्वतीय स्थिति और वर्षा, धरातलीय स्थिति वो आ गया था ना, धरातलीय स्थिति तो अक्षांश व अक्षांश रेखा से समुद्र तल से दूरी, समुद्र तल से ऊंचाई, बहुत कारक है, मतलब कुछ भी लिख सकते हैं अपने। तो ये जो लिखने के वाले प्रयास हैं वो साथ साथ ही शुरू करने होंगे। अच्छा एक बात और ध्यान में रखना, गुरुजी पहले प्री की तैयारी करें या मेंस की करें, ये प्रश्न भी बहुत अच्छा है कि पहले प्री करें या मेंस करें। देखो मेरा मानना ये है कि आप सबसे पहले मेंस की तैयारी ही शुरू करें। अभी तक आपकी भर्ती का नोटिफिकेशन कुछ आया नहीं है। अच्छा नोटिफिकेशन के बारे में बातें कर देते हैं, साथ साथ ही आ जाती हैं सारी बातें। नोटिफिकेशन ये बता रहा है कि जुलाई के अंत तक या शुरू में ये बताया, यानी जुलाई के महीने में आप ऐसे मान के चलो 2023 में इसके फॉर्म भरने मतलब विज्ञप्ति आ जाएगी ये, ठीक है। और इसी के आसपास मतलब फॉर्म भरने भी शुरू हो जाएंगे। और ये बताया जा रहा है कि अक्टूबर के अंदर इसका प्रीलिम्स का एग्ज़ाम हो जाएगा। अगर ये बात सही होती है तो बेस्ट है, यानी अभी एक बार शुरुआत तो करनी होगी अपने को। तो शुरुआत मेरा मानना ये है कि आप मेंस से कर देना। और मेंस का जो चौथा पेपर होता है हिंदी और इंग्लिश का, मेरिट आपकी ये बढ़ाएगा। जो टॉप मारोगे ना, मतलब नंबर ज़्यादा तुम्हारी, मतलब कितनी भी ताकत से पढ़ लेना, अपनी किसी में इतना दम नहीं है कि उन तीनों पेपर में शुरू के नंबर मतलब आप मान के चलो 120 से प्लस नहीं मार सकते, कितना मर्जी जोर लगा लेना आप, ठीक है। लेकिन ये ऐसा पोर्शन है जहाँ पर आप 150 भी मार सकते हो, 130 भी ले सकते हो,
200 में से 130 ले लिए तो बहुत अच्छी बात हो जाती है। अगर इसमें 130 नंबर आ जाते हैं तो बहुत ही अच्छी बात होती है। टारगेट लेके चलो कि RS मेंस में मेरे 450 जो अंक है वो आ जाएं, बस इतना बहुत है मुझे, और ज़्यादा नहीं चाहिए। टारगेट ये लेके चलना है। बिल्कुल गुरुजी। तो बताओ इतनी बात समझ में आ गई तुम्हें? हाँ सर हमें इतनी बात समझ में आ गई। तो पहले देख लेना हिंदी और इंग्लिश में से। और मैं आपको एक बात और बता दूं, अगर आपको हिंदी आसान लगती है तो मैं ये बताता हूँ, हिंदी मैंने पढ़ी है, हिंदी से आसान है इंग्लिश ग्रामर। बस वो नज़रिया है समझने का, बिल्कुल आसान है इंग्लिश ग्रामर। मतलब हिंदी से मतलब इतना भी आसान नहीं कह सकते, लेकिन मतलब आसान करेंगे तो सब चीज़ें आसान ही है, तो वो चीज़ है। अच्छा, अब मेंस में मतलब किस प्रकार से पढ़ना शुरू करें। शुरुआत के अंदर आप 2 सब्जेक्ट जो है वो छेड़ना, ज़्यादा मत छेड़ना। मैं तुम्हें ये बता ही देता हूँ, रुक जाओ। ये देखो शुरू में कितने सब्जेक्ट छेड़ने हैं, 2, सारे मत छेड़ना नहीं है। कभी टाइम टेबल ऐसे बना लो 6 घंटे का, 1 घंटा ये पढ़ा, 1 घंटा ये, 1 घंटा ये, नहीं पढ़ा जाता, ऐसे फ़ायदा नहीं है। अच्छा, कंसेप्ट क्लियर करना साथ साथ। जैसे मान लो कोई पर्सन आया यहाँ पर कि ग्लोबल वार्मिंग क्या होती है, ग्लोबल वार्मिंग क्या होती है, ग्लोबल वार्मिंग क्या होती है। अगर ये प्रश्न आ गया तो ये प्रश्न तुम्हारा कॉन्सेप्ट वहीं के वहीं क्लियर होना चाहिए। अच्छा, शायद ये ऐसा चांस होगा कि पूरा टॉपिक में से आपको 2 या 3 कंसेप्ट नहीं समझ में आएंगे, बाकी लगभग आप साथ साथ क्लियर करना। जो नहीं आएंगे वो अलग से कोई बुक में जो है वो लिखते रहना कि मैं किसी से पूछूंगा या कोई अध्यापक मेरे से मिला तो मैं पूछूंगा कि ग्लोबल वार्मिंग या जो भी है वो क्या होती है। ठीक है गुरुजी। तो एक तो बात ये याद रखना। दूसरी, 2 सब्जेक्ट आपको शुरू करने हैं। 2 में क्या क्या कह सकते हैं, जैसे देखो, एक तो आप शुरू कर लो जियोग्राफी को, क्योंकि वो प्री में भी आएगी और मेंस में भी आएगी। सिलेबस की मैंने एक वीडियो बनाई हुई है, इसके नीचे ना डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक डाल दूंगा। मैंने RS में ये बताया हुआ कि कितने नंबर का क्या आएगा मेंस में, ये तो प्री का था, मेंस में भी बताया हुआ है मैंने। ठीक है, भूगोल। और भूगोल के बाद अपने आगे बात करें तो आप दूसरा सब्जेक्ट कर दो भारत का। एक तो कर दो राजस्थान का, ये राजस्थान का कर दो, और एक कर दो भारत का शुरू। भारत में जैसे मैं आपको उदाहरण के लिए बोलूँ तो भारतीय इतिहास शुरू कर दो आप साथ साथ। ठीक है, 2 सब्जेक्ट साथ शुरू करो और इनका टारगेट लेके चलो कि मेरे को इतने महीने में ये कवर करने हैं। ठीक है, वो टारगेट लेके चलो कि तुम्हारी स्पीड कितनी है, तुम्हें कितना टाइम मिल पाता है, तो उसमें तुम कवर करोगे। फिर इन दोनों में से मान लो जैसे भारत का इतिहास पूरा हो गया कंप्लीट, अब भारत का इतिहास पूरा होते ही इसकी जगह कोई नया सब्जेक्ट, तो ऐसे करते धीरे धीरे आप सब्जेक्ट कवर करो। मेरा ये मानना है कि 1 महीने से ज़्यादा आप इन सब्जेक्टों को मत चलाना, 1 महीने से ज़्यादा आप मत चलाना, ज़्यादा से ज़्यादा 1.5 महीना हो सकता है, इससे ज़्यादा मत चलाना। ठीक है, ओके गुरुजी। क्योंकि अब फिर ऐसे तो है नहीं कि मजाक करने के साथ 2 ही सब्जेक्ट पढ़ने मतलब पूरे दिन में, और तो तीसरा सब्जेक्ट हाथ लगाने नहीं है, तो वो चीज़ है। अच्छा गुरुजी, जो इसमें मैथ रीजनिंग आती है प्री के अंदर, उसको बहुलता देनी है या नहीं देनी? बिल्कुल, मैथ रीजनिंग को बहुलता आपको देनी ही पड़ेगी। देखो ये है कि लास्ट के 1 महीने ना, लास्ट के महीने तो आपको टाइम ही नहीं मिलेगा देखने का, क्योंकि करंट वगैरह उधर ज़िंदगी टप जाएगी। थोड़ा सा आपको लगे ना कि प्रीलिम्स की डेट आ गई और 3 महीने बाद पेपर है या 2 महीने बाद है, उसके 1 महीने थोड़ा मैथ रीजनिंग पे मतलब गलत, मतलब अगर मान लो मैथ के 10% आए, अब ऐसे है कि 10 में से 10 ऐसे नहीं है कि 5 तो सही हो, मतलब इतनी तो कर ही लेना। मेरा कहने का मतलब ये है, और टफ नहीं है, कोई भी करोगे तो सब आसान है ना। अच्छा, और सबसे बड़ी बात आपके सामने मैं रख रहा हूँ अभी, सबसे बड़ी बात वो है सिलेबस की। सबसे बड़ी बात क्या है? सिलेबस। और सिलेबस आपको ऐसे टिप्स पे याद होना चाहिए। मेरा आज का एक बात याद रखना, आप आज प्री का सिलेबस 2 बार पढ़ोगे, 2 बार सिर्फ सिलेबस ही पढ़ना है आपको, मतलब आपको आइडिया हो जाए, कोई टॉपिक सामने आएगा ना कि ये टॉपिक जो हमें किस प्रकार पढ़ना है वो। अच्छा, मैं एक बात और बताऊँ, उत्तर लेखन की बातें। तो देखो कोई क्या है, कोई पॉइंट बना के लिखता है उत्तर लेखन में। पॉइंट मतलब ऐसे 1 2 ऐसे 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 पॉइंट बनाए, कोई ऐसे उंगली बनाकर लिखता है, तो ये सबसे बेस्ट तरीके होते हैं। कोई ऐसे स्टार बना के लिख देता है, कोई ऐसे लिख देता है, तो ये सबसे बेस्ट जो है वो तरीके होते हैं उत्तर लिखने के। अच्छा गुरुजी, अगर उत्तर पूछे तो सबसे पहले क्या लिखा जाए? देखो मान लो किसी के उत्तर में जैसे सिंधु घाटी सभ्यता में आया कि सिंधु हड़प्पा की कांस्य मूर्तियों के बारे में कुछ प्रश्न आ गया कि उस मूर्तियों की विशेषता बताओ, या कांस्य की क्या क्या चीज़ें मिली है हड़प्पा के अंदर, तो अपने ये लिख सकते हैं। जैसे ये प्रश्न आया भी हुआ है शायद 2008 पता नहीं 16 में मेंस में आया था, 18 में शायद मेंस में आया था ये प्रश्न। तो उसमें प्रश्न क्या क्या ऐसे बता सकते हैं कि जैसे देखो मोहनजोदड़ो में जो कांस्य की नर्तिका की मूर्ति मिली है ना, उसके अलावा कांस्य के जो है वो बेल मिला है, बर्तन मिले हैं कांस्य के। और थोड़ा सा ये बताने से पहले मेरा मानना ये है कि थोड़ा ऐसे लिखे ना कि सिंधु घाटी एक मतलब नगरीय सभ्यता थी, है ना, तो उसके बाद सिंधु घाटी एक नगरीय सभ्यता थी, यह विश्व की प्राचीन सभ्यताओं में शामिल थी। ये थोड़ा सा एक लाइन ये लिखो, बाद में उसकी वो कहानी लिखनी शुरू कर दो। इसमें क्या है कि लिखने में थोड़ा सा मज़ा आता है। जैसे भारत छोड़ो आंदोलन के बारे में लिखा, अब पूछ लिया कि भारत छोड़ो आंदोलन में कोई मान लो कोई व्यक्ति था जिसने भूमिका निभाई, उस व्यक्ति के बारे में तुमसे पूछ लिया कि उसकी भूमिका किस प्रकार थी। अब अगर तुम थोड़ा ये बताओगे ना कि भारत छोड़ो आंदोलन किसके लिए था
और भारत छोड़ो आंदोलन किसके नेतृत्व में शुरू हुआ, कब हुआ, बस ये 2 बातें लिख दोगे ना, उसके बाद वो कहानी लिखोगे तो सबसे बेस्ट उत्तर माना जाएगा आपका। फिर उसमें नंबर जो है वो आपको पूरे मिल सकते हैं। अच्छा एक बात और बता दूं मैं, इसमें बिल्कुल रॉन्ग तो होगा ही नहीं, बिल्कुल ही। जैसे मेरी बात सुनो, आपसे पूछ लिया गोसुंडी शिलालेख के बारे में कि गोसुंडी शिलालेख की क्या विशेषता है, क्या पूछा, गोसुंडी 2 नंबर का प्रश्न है, मान लो गोसुंडी शिलालेख की क्या विशेषता है, क्या विशेषता है। अब मान लो आपको बिल्कुल भी नहीं आता तो मत छेड़ना, बिल्कुल भी नहीं आता मतलब सुना ही नहीं है जिंदगी में गोसुंडी शिलालेख का नाम ही, लेकिन आपको कुछ ऐसे पता है कि देखो शिलालेख जो थे वो प्राचीन काल में थे, और प्राचीन काल के अंदर जो भाषा विकसित थी वो थी संस्कृत। वो कौन सी थी, संस्कृत। तो एक ये कह सकते हो कि गोसुंडी शिलालेख संस्कृत भाषा में। अब संस्कृत भाषा की लिपि कैसी थी, प्राचीन काल में सर्वाधिक जो ग्रंथ लिखे गए हैं वो संस्कृत भाषा में लिखे गए हैं। इसकी जो लिपि थी वो थी ब्राह्मी, तो ये कह सकते हो कि ये ब्राह्मी लिपि के अंदर है। दूसरी बात, मान लो अपने को जानकारी है नहीं तो बता रहा हूँ कि किस प्रकार उत्तर लिख सकते हैं कि ये जो है, हाँ ये जानकारी तो होनी चाहिए कि ये कहाँ लगा हुआ है, चित्तौड़गढ़ में। तो ये इतनी भी बात लिखते हैं ना तो 2 नंबर का प्रश्न है। तो मेरा ये मानना है कि 1 नंबर तो आपको मिलेगा ही मिलेगा, मतलब 0 नहीं होगे आप, शून्य नहीं होगे। और सोच के देखो कि अगर हमने 1-1 नंबर भी हासिल किए ना इसमें, और हमने फर्स्ट पेपर में मान लो 100 नंबर हासिल कर लिए, बहुत अच्छे नंबर माने जाते हैं 100 फर्स्ट पेपर में 200 में से। मैं ये कह रहा हूँ आपको मतलब थोड़ा ज्ञान रखना। अच्छा ओके। अब इसके बाद जो आपके प्रश्न हो वो, क्योंकि वीडियो फिर बहुत बड़ी हो जाएगी, मैंने लगभग आपके जो प्रश्न वाली बात थी वो बता दी। अच्छा अब कितने घंटे पढ़ने की और थोड़ा सा कर लेते हैं। देखो मेरा ये मानना है, वैसे पढ़ाई के लिए कोई घंटे हैं नहीं, लेकिन आप वैसे थोड़ा टाइम को बांधना चाहो तो 6 से 7 घंटे के टाइम को कोचिंग के, अगर आप कोचिंग नहीं करते हो तो इससे बांध सकते हो। अगर आप कोचिंग जाते हो तो आप मान के चलो कि 5 से 6 घंटे आप कंटिन्यू पढ़ें। क्या गुरु जी फिर कोचिंग में 1 घंटा ये क्या कर दिया आपने, आप कितना मर्जी जोर लगा लो, शुद्ध पढ़ाई जो 7 घंटे ही होती है। और 12 घंटे पढ़ने वाले पढ़ते ही हैं, वो कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन फिर वो प्रेशराइज करके वो बड़ी बात नहीं होनी चाहिए, है ना। अच्छा तैयारी करो इस तरीके से, 6 दिन पढ़ो हफ्ते में, और थोड़ा सा 7वें दिन रिलैक्स लो, माइंड को रिलैक्स रखो। ऐसे भी नहीं है कि बस अब तो लेना ही है, ये नहीं होगा तो ज़िंदगी नहीं है आगे, कुछ नहीं, आराम से, ऐसे मरना नहीं है इस भर्ती पे। मेरा कहने का मतलब ये है, तैयारी करनी है एक धीरे धीरे, मतलब जो मिलना है वो मिल जाएगा आपको। ऐसे ज़्यादा ऐसे करने से, अब देखो आप मान लो अब कर रहे हो तो ऐसे कर रहे हो, इधर उधर पेपर भी दे दिए, क्या मिला, क्या कुछ नहीं मिला। तो इसलिए थोड़ा सा तरीके से, सही तरीके से तैयारी शुरू करनी है। कोई बीच में मतलब ऐसे ना हो जाए कि आपने तैयारी भी की और वो नुकसान हो जाए उसका, वो नहीं होना चाहिए। कहने का मतलब ये है, ठीक है। और थोड़ा सा सुबह योगा वोगा किया करो, इसमें क्या है कि मेंटली आप फिट रहोगे और फिजिकल भी फिट रहोगे, क्योंकि सबसे ज़्यादा इन तैयारियों के अंदर ये होता है कि फिजिकल और मेंटली फिट रहना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। दूसरी बात, सबसे बड़ी बात होती है इसमें मोटिवेशन रहना। और मोटिवेशन के अंदर की बात करें तो सबसे ज़्यादा बात तो ये है कि जो ये टॉपर लगे हुए हैं उनके स्टेटस में पूरी ज़िंदगी मत बिता देना कि उनको देख देख कर ही मतलब खुश रहें, ऐसे नहीं। अपने अच्छे दोस्तों से बात करो और कोई पर्सन है उसके ऊपर चर्चा करो, वो अपना मोटिवेशन ऑटोमेटिक बढ़ ही जाएगा, उसमें कोई किंतु परंतु वाली बात है नहीं। अच्छा गुरुजी अपने क्या RS का बैच चल रहा है क्या? RS का नया बैच जो अपने 5 जून से शुरू हो रहा है सुबह 9 बजे, विजन इंस्टीट्यूट जो सूरतगढ़ में कोचिंग इंस्टीट्यूट है वहाँ अपने RS SI दोनों फाउंडेशन बैच शुरू कर रहे हैं। अपने जो आप आना चाहते हो तो इस नंबर पे संपर्क कर सकते हो। बिल्कुल मैं खुद तैयारी करवाऊंगा, इसमें जीके वाला पोर्शन जो है वो सारा मैं ही कवर कराऊंगा लगभग वाला, ठीक है। और एक बात और बता दूं, मैं डेमो देखनी है मेरी क्लास की, मतलब करवाते हैं कैसे है सर, तो अभी प्ले लिस्ट में जाना, जीके बाय अजय सर ये चल रहा है इसमें, और राजस्थान का भूगोल की मैंने ऑफलाइन क्लासेस डाल रखी हैं, वो देख लेना क्लासों में किस प्रकार कराते हैं। उत्तर लेखन अभ्यास में साथ ही करवा रहा हूँ बच्चों को। अभी जैसे कोई टॉपिक होता है तो मैं उसको प्रश्न लिखने के लिए घर पे देता हूँ। अभी टूट फूट में ये लिखेंगे ना प्रश्न, तो इनको धीरे धीरे मान के चलना 3 महीने के अंदर ये अच्छे प्रश्न लिखने, उत्तर लिखने लग जाएंगे। और सबसे बड़ी बात ये है कि अपने को उत्तर लिख, मतलब इसमें मार्क आएंगे ना, कंटेंट का कोई मतलब नहीं है कितना है तुम्हारे पास। अब तुम्हें लिखना ही नहीं आता कंटेंट, तो सबसे बड़ी बात है कि लिखना आना चाहिए। और लिखने आने का मतलब भी ये नहीं है, दूसरी बात है कॉपी चेक तो होनी चाहिए। मान लो तुमने लिख लिया, अब उसमें गलतियाँ तो निकाले कि हमने कहाँ गलतियाँ की और कहाँ गलतियाँ नहीं की, तो वो चीज़ें भी जो बताने वाला मिल जाए तो सबसे बेस्ट है। तो ये बात मैं तो मेरा पूरा प्रयास कर रहा हूँ, ठीक है। तो अगर आप इच्छुक हो तो ये क्लासेस ज्वाइन कर सकते हो, मोस्ट वेलकम है। ऑफलाइन ही क्लासेस है, अभी तो ऑनलाइन कोई सिस्टम इस तरह से शुरू किया नहीं है। और इसमें एक चीज़ और है, कई कहते हैं कि सर RS में आप कितने दिन की डेमो देते हो? मैं गारंटी से कहता हूँ आप 5 दिन फ्री क्लासेस लगाओ डेमो, उसके बाद आप संतुष्ट होगे तभी आप हम कहेंगे कि भैया आप अपना रजिस्ट्रेशन करवा लीजिए, ठीक है दोस्तों। और भी कोई जानकारी है आपसे तो आप इस पे संपर्क कर लेना अपने, और मेरे ये व्हाट्सअप नंबर है ये वाले। और कोई भी जानकारी लेनी हो तो इसमें, इसके क्लास के नीचे मैं एक लिंक डालूंगा, एक वो वीडियो और देख लेना, उसमें ये दिखाया गया है कितना वेटेज का क्या आएगा,
तीसरी बात, चलो अगर आपके ज़्यादा कमेंट आ जाते हैं ना, कमेंट में मैं ये मान रहा हूँ कि आपको पता है कि कौन कौन सी बुक पढ़नी है, फिर भी नहीं पता थोड़ा कमेंट कर देना, मेरे को आइडिया हो जाएगा कि इन साथियों को नहीं पता, तो उसके लिए अपने बुक भी लाएंगे कि स्टैंडर्ड बुक कौन कौन सी पढ़नी है और कौन कौन सी बुक है जो NCERT पढ़नी है। सब्जेक्ट मैंने बता दिए किस प्रकार से जो है शुरू करने हैं। और RS SI बीच में आती है तैयारी, तो वो घबराना नहीं, एक बार फिर बता रहा हूँ, RS की तैयारी शुरू कर दो बिना देखे। RS की तैयारी जैसे शुरू होगी, कोई बीच में भर्ती आती है आराम से उसको रोन दोगे आप। एक कहानी याद आ गई मेरे को इससे कि कोई व्यक्ति था, वो गुजरा था सुबह जंगल में, और सुबह के टाइम आपको पता होना परछायाँ होती है जो वो बहुत बड़ी दिखती है। तो उसे लगा यार मेरा तो इतना बड़ा शरीर है, मतलब पहले आईने थे ही नहीं, उसने कहा इतना बड़ा शरीर है, मांस खाते थे, तो मैं आज ऊँट को खाऊंगा। तो वो गया ऊँट को ढूंढने के लिए, ऐसे करते करते ऊँट मिला नहीं, दोपहर हो गई। दोपहर हुई तो उसकी परछायाँ देखी तो उसने छोटी होगी, उसे लगा कि अब तो मतलब कुछ बकरा भी मिल जाएगा, बकरी मिल जाएगी, उसको ही खा लेंगे। तो कहने का मतलब ये है कि शुरुआत के अंदर थोड़ा जो लक्ष्य है वो बड़ा ही रखो। अगर हाथी को मारने निकलोगे तो कुत्ते को तो मार के आओगे, बस लास्ट बात यही थी। चलो, और एक जानकारी और बता दूँ आपको, अपना टेलीग्राम जो चैनल है वो इसी नाम से है, GK बाय अजय सर के नाम से, तो इसी से भी जुड़ जाइएगा, यहाँ पर क्लास का नोटिफिकेशन मिल जाता है। चैनल पे अब एक चीज़ ने और कर दी है थोड़ी बातें खत्म ही नहीं होती यार तुम्हारे साथ, जब बातें करने के लिए आ जाते हैं तो छोड़ने का मन ही नहीं करता, जी करता बात करते नहीं। जब इस GK बाय सर चैनल ना, इसको ओपन करो, आप ओपन करोगे तब सब्सक्राइब का ऑप्शन आएगा, पहले तो पास ही आया था सब्सक्राइब का, तो सब्सक्राइब कर लो, ठीक है। और ये ऐसी इस प्रकार से मैं RS वालों के लिए जानकारियाँ लाता ही रहूँगा, कोई बात नहीं है। जय हिंद, मिलते हैं अगले भाग में।